विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। लगातार 7वीं बार भाजपा सरकार संभालने जा रही है गुजरात की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को स्थायी विकास के महत्व को समझने की दी सलाह। कहा, वोट पाने के लिए नेता आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली योजना चलाकर देश को कर रहे हैं खोखला। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का किया उद्घाटन। एम्स नागपुर भी राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का किया शिलान्यास। पहले चरण राष्ट्र को किया समर्पित। वहीं प्रधानमंत्री ने फ्रीडम पार्क से खापरी मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा। नागपुर से बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर किया रवाना। नागपुर एवं अजनी रेलवे स्टेशनों की विकास योजनाओं का भी लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, आधारभूत संरचना के मामले में सरकारों ने लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को दी तरजीह। जरूरत के बिना परियोजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाने पर पूर्व की सरकारों को लिया आड़े हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम और प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में छूटे पसीने पीछे। वहीं डेटा बेस्ड एविडेंसेस के डॉक्यूमेंटेशन पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का किया उद्घाटन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी शामिल। G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत में G20 की बैठकों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला हुआ शुरू। मंगलवार से बेंगलुरु में फाइनेंस ट्रैक की बैठक की होगी शुरुआत। G20 के तय एजेंडा पर होने वाले खर्च के लिए पैसा जुटाने पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार गठन करने जा रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नागपुर यात्रा के दौरान 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग शामिल है, जिसके पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तो नागपुर एम्स भी देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ किया तो अगले चरण की आधारशिला भी रखी। देखिए। 11 दिसंबर का दिन महाराष्ट्र के महाविकास में परियोजना रूपी 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय। राज्य को नई गति और ऊंचाई देने के एक और प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 वर्ष के तहत 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। नागपुर में पीएम मोदी ने कुल 11 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। इस मौके पर शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम उठाते हुए पीएम ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके निर्माण पर 8,650 करोड़ रुपए की लागत आई है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स नागपुर का भी उद्घाटन किया। पीएम ने जुलाई 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। ये अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। साथ ही सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। पीएम ने सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी। पीएम ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने शॉर्टकट की राजनीति करने वाले दलों से सावधान रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे दलों की कुनीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री का नागपुर पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उत्साहित जनसमूह ने पारंपरिक ढोल बजाकर पीएम का अभिनंदन किया। लोगों का उत्साह और अपार प्रेम देखकर पीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और पारंपरिक ढोल पर हाथ आजमाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बात चाहे स्वास्थ्य की हो या जल संरक्षण की या फिर अन्य क्षेत्रों की, नए और आत्मनिर्भर भारत में इन मूलभूत सुविधाओं को मानवीय स्वरूप देकर आम लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ये परियोजनाएं इसका जीता जागता सबूत है। अभिषेक सिंह, शिशिर सेलार और निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री ने गोवा में एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट की शुरुआत की। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी शुरुआत भी की। 2870 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक से लैस है। विकास की उड़ान में देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला नवंबर 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जन के लिए विकास का सफर आगे बढ़ाते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था
उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है, तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये हवाई अड्डा कई वजहों से खास है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम रनवे, विमानों के लिए रात की पार्किंग सुविधा के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधाएं, अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर तैयार इस हवाई अड्डे की विशेषताओं में ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचय, रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नागर विमानन क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया। सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। यह हवाई अड्डा पहले चरण में हर साल लगभग 44 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 33 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष तय किया जा सकेगा। मोपा हवाई अड्डा राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में बहुत काम आएगा। इसमें प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में सेवा प्रदान करने की भी क्षमता है। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। सुविधाओं के साथ साथ निर्माण और साज सज्जा की दृष्टि से मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत खास है। इसमें व्यापक रूप से अजुलेजोस टाइलों का उपयोग किया गया है, जो गोवा के मूल उत्पाद हैं। इनमें बड़े फूड कोर्ट सहित कई भाग गोवा की संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित करती हैं। स्थानीय कला और कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्यूरेटेड पिस्तु बाजार के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र भी है। वहाँ स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने माल का प्रदर्शन और विपणन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, गोवा। और वहीं प्रधानमंत्री गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में शामिल हुए, जहां उन्होंने इसके समापन सत्र को संबोधित किया तो देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की सौगात भी दी। गोवा समेत दिल्ली और गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी तो लोगों से आयुर्वेद से जुड़ने की अपील भी की। देखिए। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृत काल का बड़ा लक्ष्य है। आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। पीएम ने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा गया है, जो आयुर्वेद में कहीं न कहीं समाहित है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को
ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है, आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का शुभारंभ किया। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद का प्रभावी परिणाम था, लेकिन प्रमाण के मामले में कहीं पीछे छूट रहा था। इसलिए प्रमाण का डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इस पर लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा और इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। इसका मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। इसमें इंसानों के साथ साथ जीव जंतु को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2022 का दौरा भी किया। इसका उद्देश्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधि पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। नितिन सिंह, डीडी न्यूज। और आइए बुलेटिन में अब आप देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी हुई खबरें। G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत में अब G20 की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 13 दिसंबर से बेंगलुरु में फाइनेंस ट्रैक की बैठक होगी, जिसमें G20 के लिए तय किए गए एजेंडा पर होने वाले खर्च के लिए पैसा जुटाने पर चर्चा होगी। बीते दिनों उदयपुर में हुई शेरपा की बैठक के बाद अब फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 देश वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी की आर्थिक चुनौतियों का हल खोजते हुए नजर आएंगे। उदयपुर में G20 देशों की शेरपा ट्रैक की बैठक की शानदार शुरुआत के बाद अब सभी की निगाहें बेंगलुरु में 13 दिसंबर से शुरू होने वाले फाइनेंस ट्रैक की बैठक पर है। समझने वाली बात यह है कि फाइनेंस ट्रैक में दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियों के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही शेरपा ट्रैक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी चर्चा भी फाइनेंस ट्रैक में की जानी है। गौरतलब है कि G20 के फाइनेंस ट्रैक में 8 वर्किंग ग्रुप है। फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 देश वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी की आर्थिक चुनौतियों का हल खोजते नजर आएंगे। चर्चा की इस अहम कड़ी में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा, लंबे समय तक उपलब्ध रहने वाले फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, बुनियादी ढांचे का विकास और उसका वित्त प्रबंधन, दुनिया में स्वास्थ्य की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। और सबसे अहम मुद्दा है वित्तीय क्षेत्र के
जुड़े मुद्दे जिस पर G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम को सुधारने, क्रिप्टो एसेट से जुड़े जोखिम और उस पर नीतियों में सामंजस्य बिठाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 वैश्विक आर्थिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 के सदस्यों के अलावा हमने कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष के लिए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन के साथ साथ कई देशों में कर्ज की बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भी विमर्श किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की जरूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं। वित्त मंत्रालय ने G20 वित्त ट्रैक एजेंडा में इस विचार को आत्मसात कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री और माननीय गवर्नर RBI भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे। बैठक के साथ ही 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी विकास बैंकों को मजबूत करने विषय पर पैनल डिस्कशन और ग्रीन फाइनेंसिंग में केंद्रीय बैंक की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। G20 के फाइनेंस ट्रैक में चर्चा किए गए मुद्दों पर G20 के अंतिम प्रारूप में जगह दी जाएगी और इसलिए सभी देश 13 दिसंबर मंगलवार से बेंगलुरु में शुरू होने वाले फाइनेंस ट्रैक में वैश्विक मुद्दों की पड़ताल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 21वें वार्षिक उत्सव में उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये संस्था व्यक्तिगत परिवर्तन व विश्व निर्माण को समर्पित है, जो आध्यात्मिक ज्ञान रूपी चेतना के जरिए विश्व शांति के लिए काम कर रही है। आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है। आज विश्व को जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? When we talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically, then we talk about meditation. And meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. ब्रह्म कुमारी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी करती है और इसके लिए प्रेरित भी करती है और इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि काशी तमिल संगमम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंध को और मजबूती देना है। उन्होंने इस आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह का जिक्र किया। काशी तमिल संगमम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम तमिल और वाराणसी का क्या संबंध है? ये संबंध आज का नहीं है, ये संबंध 1000 का साल का पहले के संबंध है। ये संबंध के ये आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से हम ये काशी तमिल संगम बन रहे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।